दीदी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे कि पशुपालन के क्षेत्र में क्या कुछ खास गतिविधियां हो रही हैं। जी हां, आज के हमारे इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे तीनों सेगमेंट्स विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के जरिए जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के इस अंक की। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान के साथ और जानें कि क्या कुछ अहम कदम उठाए जा रहे हैं पशुपालन के क्षेत्र में और भी ज्यादा विकास के लिए। हमारे किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सके, इसके लिए हमारे कृषि वैज्ञानिक हमेशा सलाह देते हैं किसानों को कि वो सहफसली खेती को अपनाएं। और अब तो कमाल की बात यह है कि हमारे किसान सह मछली पालन को भी अपना रहे हैं और इससे फायदा ये हो रहा है कि उन्हें धान की काफी अच्छी पैदावार हासिल हो रही है। किस तरह से ये संभव हो पा रहा है, आइए जानते हैं। धान के साथ मछली पालन भारत में अपनाई जाने वाली पारंपरिक कृषि पद्धति है। देश के तटीय हिस्सों में काफी हद तक इस तरह की खेती का चलन है। धान सह मछली पालन के लिए कम ढलान वाली जगह सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ऐसी जगह जहां पानी धीमा बहता हो और जरूरत के समय उपलब्ध भी हो। इस तरह की पद्धति के लिए खेत की मिट्टी जैविक खाद से भरपूर हो और जल धारण करने की क्षमता भी बहुत ज्यादा हो। आमतौर पर सिल्टी क्ले या सिल्टी क्ले लोम मिट्टी इस तरह की खेती के लिए उपयुक्त होती है। धान सह मछली पालन के लिए फरवरी में खेत की मेड़ को 1 से 1.5 मीटर ऊंचा और मजबूत करना होता है। हर खेत में 1 या 2 इनलेट और 1 से ज्यादा आउटलेट होने जरूरी हैं। जून जुलाई में धान की नर्सरी को मुख्य खेत में रोपा जाता है। 2 हफ्तों के अंदर रोपे गए पौधों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। अब खेत मछली पालन के लिए तैयार है। प्रति हेक्टेयर अंगुलिका आकार के 2500 नग खेत में डालने होंगे। धान के साथ कतला, रोहू और मृगल प्रजातियों को एक साथ पालते हैं। कतला और रोहू की संख्या 30-30% जबकि मृगल की संख्या 40% रखें। बीच बीच में पानी की जांच जरूर करते रहें। मछलियों के लिए पानी का पीएच 7.5 से 8.5 होना चाहिए। रोपाई के बाद सही फिल्टरिंग के लिए पानी का स्तर 5 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद धान पकने तक 30 से 50 सेंटीमीटर जल स्तर रखा जाता है। इस तरह की खेती में खरपतवार नियंत्रण के लिए रसायनों का इस्तेमाल करना ठीक नहीं, बल्कि उन्हें हाथ से उखाड़ना चाहिए। साथ ही किसी भी तरह के रासायनिक खाद का इस्तेमाल न करें, बल्कि पशुओं से प्राप्त खाद या फिर जैविक अपशिष्ट ही अपनाएं, जैसे गाय भैंस का गोबर, मुर्गियों की बीट, धान की भूसी और राख। मछली का बीज छोटे आकार के तालाब में तैयार किया जाता है। इस काम में 1 या 2 महीने का समय लगता है। उसके बाद इसे सीधे धान के खेत में छोड़ देते हैं। धान से मछली पालन से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है और उसका स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। साथ ही धान की उपज बढ़ती है और उत्पादन लागत में कमी आती है। इसके अलावा पारिवारिक श्रम का बेहतर उपयोग हो जाता है और रोजगार में बढ़ोतरी होती है। जैविक खेती को बढ़ावा मिलता है और रसायनों के उपयोग में कमी आती है। किसानों के लिए संतुलित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध रहता है। इसके अलावा वातावरण प्रदूषण मुक्त रहता है और किसान की आजीविका में भी सुधार होता है।
धान पकने से पहले ही मछलियां तैयार हो जाएंगी। इन्हें बेचकर किसान अतिरिक्त आमदनी ले सकते हैं। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। वर्तमान समय में किस तरह से आप अपनी पशुओं की देखभाल कर सकते हैं, किस तरह के प्रबंधन कार्य कर सकते हैं, जानने के लिए आइए नजर डालें पशुपालक कैलेंडर पर। जुलाई में अधिकांश हिस्सों में वर्षा ऋतु आने की संभावना रहती है तथा कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा होती है। ऐसे में गर्मी व नमी जनित रोगों से पशुओं को बचाएं। कीचड़, बाढ़ आदि का प्रभाव पशुओं पर न्यूनतम हो, ऐसे उपाय अभी से करें। वर्षा जनित रोगों से बचाव के उपाय नहीं भूलें। अतः परजीवी व कृमिनाशक घोल या दवा देने का समय भी यही है। मुंहपका, खुरपका रोग, गलघोटू, ठप्पा रोग, फड़किया रोग आदि के टीके नहीं लगवाए हो तो कृपया अभी लगवा लें। विशेष रूप से वयस्क भेड़ और बकरियों को फड़किया रोग का टीका लगवाएं। पशु ब्याहने के 2 घंटे के अंदर नवजात बछड़े व बछड़ियों को खीस यानी प्रथम स्तन्य अवश्य पिलाएं। ज्यादा दूध देने वाले पशुओं को ब्याहने के 7 से 8 दिन तक दुग्ध ज्वर होने की संभावना अधिक होती है। इस रोग से पशु को बचाने के लिए गाभीन अवस्था में उचित मात्रा में सूर्य की रोशनी मिलनी चाहिए। किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हम जल्द ही हाजिर होंगे और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कृषि स्टार्टअप सेगमेंट का, यानी कि मुलाकात करने का हमारे एक सफल किसान से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा पशुओं की सेवा में गुजार देते हैं। जी हाँ, उनका ये निस्वार्थ प्रेम ही होता है जो वो पशुपालन से लगातार जुड़े रहते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे ही किसान नरेंद्र सिंह से, जिनके निस्वार्थ प्रेम को देखते हुए भारत सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं कैसी है इनकी सफलता की कहानी। पानीपत जिले के गांव डिडवाड़ी निवासी नरेंद्र सिंह द्वारा मुर्रा व साहिवाल नस्ल को संरक्षित करने पर भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा रहा है। नरेंद्र सिंह को बचपन से
पशुओं की देखभाल व लगाव का शौक था। शुरुआत से ही उनका ज्यादातर समय पशुओं की बेहतर ढंग से देखभाल करने में बीतता था। क्योंकि वो किसान के साथ पंचायत विभाग में ग्राम सचिव भी हैं, ड्यूटी के बाद पशुओं की देखभाल के समय यही प्रयास रहता था कि कुछ पशुओं के हित में भी किया जाना चाहिए। करीब 20 साल पहले नरेंद्र सिंह ने 10 पशुओं के साथ गांव में अपने प्लॉट पर डेयरी की शुरुआत की थी। अब भैंस, झोटे व सांड समेत आज उनकी डेयरी फार्म पर करीब 150 पशु हैं। नरेंद्र सिंह को वर्ष 2013 व वर्ष 2015 में राष्ट्रीय अवार्ड, 2017 में गोपाल रत्न अवार्ड व वर्ष 2018 में मुर्रा रत्न अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। नरेंद्र सिंह के फार्म की खास बात यह है कि मुर्रा नस्ल की सुंदरता को देखने के लिए विदेशी भी यहाँ आते हैं। तभी तो कोलंबिया के राजकुमार समेत इनकी डेयरी का कई देशों के प्रतिनिधि दौरा कर चुके हैं। इनकी मुर्रा नस्ल की भैंस प्रतियोगिताओं में चैंपियन रह चुकी है। वहीं छोटा शहंशाह दूसरे स्थान पर रहा। इन्हें खरीदने विदेशों से भी लोग आ चुके हैं। हालांकि इन पशुओं का दाम बढ़ चढ़ कर लगाया जा रहा है, पर फिलहाल इन्होंने इन्हें बेचने से मना कर दिया है। मुर्रा नस्ल का झोटा घोलू, प्रिंस व शहंशाह समेत भैंसों की ख्याति देश भर के अलावा विदेशों में छाने के बाद करीब 5 वर्ष पहले उनकी डेयरी पर कोलंबिया के राजकुमार समेत कई देशों के प्रतिनिधियों ने विजिट कर पशुपालन की तकनीक को नजदीक से जाना था। उनकी डेयरी के हरियाणा साहिवाल सांड, नंदी व मुर्रा नस्ल की भैंस प्रतियोगिताओं में प्रथम रहकर चैंपियन बनी व छोटा शहंशाह दूसरे स्थान पर रहा है। पशुपालन सदा से फायदे का सौदा रहा है। अगर किसान नई तकनीकों और सूझबूझ से करें तो इस क्षेत्र में अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। साथ ही अपनी आय भी दोगुनी करने में सफलता हासिल कर सकता है। पशुपालक नरेंद्र सिंह का मानना है कि पशुपालन व्यवसाय को अगर बदलते समय की तकनीक के साथ अपडेट कर दिया जाए तो पशुपालन कभी भी घाटे का सौदा साबित नहीं हो सकता। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है फार्मिंग इंडिया सेगमेंट का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पशुपालन के क्षेत्र में क्या कुछ अहम कदम उठाए जा रहे हैं ताकि पशुपालन के क्षेत्र में और भी ज्यादा बदलाव हो सके। कृषि के क्षेत्र में हमारी महिलाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है और अगर हम बात करें पशुपालन के क्षेत्र की तो ज्यादा से ज्यादा कार्य तो हमारी महिलाएं ही करती हैं। हमारी महिलाएं इस दिशा में और भी ज्यादा सशक्त हो सकें, इसके लिए ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं ताकि हमारी महिलाएं मछली पालन के क्षेत्र में भी और भी ज्यादा सशक्त हो सकें। भुवनेश्वर स्थित केंद्रीय मीठा जलजीव पालन अनुसंधान संस्थान यानी सीफा महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रयास कर रहा है। पिछले 30 साल से भी ज्यादा समय के दौरान इसने महिला मछली पालकों को ध्यान में रखते हुए कई परियोजनाएं तैयार की है। इसकी शुरुआत 1987 से मानी जा सकती है। तब 50 महिलाओं के लिए विज्ञान आधारित 5 प्रौद्योगिकियों का संचालन किया गया। इससे महिलाओं की साल भर आय के लिए जल कृषि का विकास हुआ। 1992 में ओडिशा के क्यूंझर जिले के 4 गांवों में 300 आदिवासी महिलाओं की ओर से मछली स्पॉन के 7 छोटे तालाबों में मछली पालन का काम किया गया।
जल कृषि में इन महिलाओं को शामिल करना सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में मददगार रहा। 1999 में भुवनेश्वर संस्थान के आसपास 11 गांवों में विलेज लिंकेज प्रोग्राम संचालित किया गया। इसमें महिलाओं को मछली पालन और मछली प्रजनन के तरीके सिखाए गए, जबकि 2000 में जय विज्ञान मिशन के तहत बस्तर की आदिवासी महिलाओं के एक समूह ने 1.4 हेक्टेयर पर 2 टन मछली उत्पादन किया। यहाँ पहले कुछ भी पैदा नहीं होता था। इसी तरह 2006 में ओडिशा के क्यूंझर और केंद्रपाड़ा में कृषि तकनीकों के जरिए अनुसूचित जाति जनजाति आबादी का आर्थिक और आजीविका विकास किया गया। इन कोशिशों से क्यूंझर के तालाबों में मछली की उपज में 4 गुना बढ़ोतरी हुई। 2008 में ओडिशा के नयागढ़ और मयूरभंज जैसे 2 पिछड़े जिलों में अनुसूचित जाति जनजाति की आजीविका विकास के लिए मोबाइल हैचरी में कार्प बीज उत्पादन शुरू किया गया। 2009 में ओडिशा के बौद्ध और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिलों में अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं को कार्प पालन की तकनीक सिखाई गई। इससे यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन 4 क्विंटल से बढ़कर 8 क्विंटल के करीब जा पहुँचा। इन कोशिशों से दोनों जिलों में 200 आदिवासी महिलाओं को लाभ मिला। 2011 में क्यूंझर और जोनझारा गांव में कई महिलाओं को सजावटी मछली पालन सिखाया गया और उन्हें इसका बकायदा कौशल प्रशिक्षण दिया गया। 2012 में एक परियोजना के तहत 160 महिलाओं को मत्स्य बीज उत्पादन और समग्र कार्प मछली पालन की प्रौद्योगिकियों का प्रशिक्षण दिया गया। 2016 में फार्मर फर्स्ट परियोजना ओडिशा के खोर्धा जिले के 4 गांवों में संचालित की गई, जिससे 400 से अधिक महिलाएं लाभान्वित हुई। इस परियोजना के तहत वैज्ञानिक तरीके से मत्स्य पालन प्रशिक्षण दिया गया। कुल मिलाकर 33 वर्षों के दौरान सीफा जलीय कृषि प्रौद्योगिकियों की एक विस्तृत श्रृंखला तैयार करने में कामयाब रहा। इनमें कार्प प्रजनन, बीज पालन, समग्र पालन, सजावटी मछली प्रजनन और पालन, एकीकृत मछली पालन जैसे कामों के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित किया गया। मछली पालन से होने वाली अतिरिक्त आय की वजह से महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है। दूसरी ओर पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्यों में भी कार्प मछली पालन, समन्वित मछली पालन, सजावटी मछली पालन और तकनीकी प्रदर्शन किया गया। यहाँ कार्प और मांगूर के लिए हैचरी स्थापित की गई और पिंजरे में मछली पालन का प्रदर्शन किया गया। इससे बड़ी संख्या में महिलाएं लाभान्वित हुई। हमारे देश के जो पशुपालक हैं वो पशुपालन तक ही सीमित ना रहें, बल्कि नई नई तकनीकों को भी अपनाएं, उससे जुड़े। इसके लिए हमारे विशेषज्ञों द्वारा कई तरह की मोबाइल ऐप्स विकसित की गई हैं और उन्हीं में से एक मोबाइल ऐप है मत्स्य सेतु ऐप, जिसके बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। किस तरह से ये हमारे जो मछली पालक हैं उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, आइए जानते हैं। मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने ऑनलाइन पाठ्यक्रम मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु लॉन्च किया है। इस ऐप का उद्देश्य देश के जल कृषकों के लिए नवीनतम मीठा जल कृषि प्रौद्योगिकियों का प्रसार करना है। इस ऐप में अलग अलग प्रजाति के बारे में जानने के लिए ऑनलाइन सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल मिलेंगे। साथ ही इस प्लेटफॉर्म पर विशेषज्ञ मछलियों के प्रजनन, बीज उत्पादन और ग्रो आउट संवर्धन पर बुनियादी जानकारी देंगे। कार्प, कैटफिश और स्कैम्पी जैसी व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मछलियों का प्रशिक्षण यहाँ उपलब्ध होगा। इसके अलावा मत्स्य सेतु ऐप पर मर्रेल, सजावटी मछली और मोती की खेती के बारे में भी जानकारी मिल सकेगी। मिट्टी और पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए बेहतर प्रबंधन विधियों का पालन करने के अलावा जल कृषि कार्यों में भोजन और स्वास्थ्य प्रबंधन की जानकारी भी इस ऐप पर मौजूद रहेगी। शिक्षार्थियों की सुविधा के लिए छोटे छोटे वीडियो अध्याय तैयार किए गए हैं। ऐप पर प्रश्नोत्तरी भी उपलब्ध है। शिक्षार्थी इसका जवाब देकर अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं। प्रत्येक पाठ्यक्रम मॉड्यूल के सफल समापन पर एक ई प्रमाण पत्र खुद ही उत्पन्न किया जा सकता है। इस ऐप के माध्यम से किसान अपनी शंकाएं पूछ सकते हैं और विशेषज्ञों से विशिष्ट सलाह भी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों बहनों, कई तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके जरिए खेती किसानी से जुड़ी, पशुपालन के क्षेत्र से जुड़ी जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं। उन्हीं में से एक है ट्विटर। जी हां, हमारी ट्विटर प्लेट पर क्या कुछ खास पशुपालन के संदर्भ में दिया गया है आपको दिखाते हैं। बता दें आपको, खासतौर से इस पर जानकारी दी गई है बिहार सरकार द्वारा कि बाढ़ की परिस्थिति में किस तरह से हम अपने पशुओं का प्रबंधन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए नजर डालते हैं हमारी ट्विटर प्लेट पर। बाढ़ की स्थिति में पशु प्रबंधन।
बाढ़ आने की स्थिति में पशु को रखने की व्यवस्था ऊंचे स्थान पर करना चाहिए, जहां जल निकासी की उचित व्यवस्था हो, ताकि पशु परिसर साफ व सूखा रहे तथा गर्मी एवं नमी जनित रोगों से पशुओं को बचाया जा सके। पशुशाला को साफ एवं स्वच्छ रखने के लिए समय समय पर कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए। पशु को अत्यधिक नमी से बचाने के लिए पशुशाला में चूने का छिड़काव करना चाहिए। पशुओं को संतुलित आहार, साफ एवं ताज़ा पानी उपलब्ध कराना चाहिए। बाढ़ में डूबी घास एवं पहले का भीगा हुआ भूसा आदि खाने को न दे। अतः परजीवी एवं बाह्य परजीवी का प्रकोप इस समय काफी होता है। अतः इनके बचाव हेतु सभी पशुओं में कृमिनाशक दवा का उपयोग अवश्य करें। बाढ़ के समय मृत पशुओं से कई प्रकार की बीमारियां फैलने की संभावना अधिक होती है। अतः मृत पशुओं का निस्तारण सावधानी पूर्वक करें। बीमार एवं घायल पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए एवं उपचार हेतु पशु चिकित्सक से संपर्क स्थापित करना चाहिए। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। हम उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होंगी। बता दें आपको, हमारा ये कार्यक्रम आप किसी भी समय अपने मोबाइल फोन पर देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल के जरिए। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कीजिए और किसी भी समय आप कार्यक्रम देख सकते हैं। कृषि दर्शन और कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो बस किसान भाइयों बहनों, ये तो हमने जानकारी दे दी हमारे YouTube चैनल की। बता दें, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049 और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। तो बस किसान भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।